हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। तो बच्चों देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज देखेंगे इसका हम लेक्चर नंबर 1। बच्चों तो अगर बात करें केमिस्ट्री की, हम थोड़ी सी अगर बात करें तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट रहता ही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारे जेई और नीट की भी, अगर आप तैयारी करते हो तो आप जानते हो वहाँ पर भी हमारे पास केमिस्ट्री आनी है। तो यानी केमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स के स्टूडेंट चाहे वो बायो की क्यों ना हो, वो तो अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, ये तो बात है। ठीक है, अब देखो अगर बात करें केवल केमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं, केवल केमिस्ट्री करना काफ़ी नहीं रहता। आज के टाइम पे आपको देखो केवल पढ़ना नहीं है, आपको इफेक्टिव पढ़ना है, इफेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। और इफेक्टिव स्टडी पता है कैसे होती है कि आपने कुछ पढ़ा, कुछ समझा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया। तो चिंता मत करो, आपके भास्कर भैया आपको इफेक्टिव स्टडी ही करवाएंगे। इजी तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमें बहुत इजी और इफेक्टिव पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो सही मेरे साथ में, ये तो है ही। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो वो भी आपको अच्छे से करना है और अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि पढ़ाई तभी पूरी मानी जाती है अगर आप अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। क्योंकि एग्जाम में केवल थ्योरी नहीं रहती, आपको क्वेश्चन भी आते हैं करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन भी अच्छे से करो, तो वो भी आपको करना रहेगा। और आपके भास्कर भैया वो पूरी आपको करवाएंगे, चिंता मत करना। ईजी वे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप इफेक्टिव स्टडी करोगे। ठीक है, यानी कि पढ़ना प्लस क्वेश्चंस भी करना। ओके, तो बहुत मजे से आप देखना सारी क्लास को अच्छे से, शुरुआत से लेकर लास्ट तक हर एक कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्रिस्टल क्लियर रहेगा एंड आपको मजा भी बहुत आएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करके रखना, कमेंट्स में मुझे बताना जरूर आपको क्लास किससे लगेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे हमारे दो बेसिक, सबसे स्टार्टिंग के टॉपिक बेसिक से ही सीखेंगे, चिंता मत करना। हम स्टार्ट करेंगे मैटर से एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से, जो हमारे सबसे पहले टॉपिक आते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो ध्यान रखना, अगर आप जेई नीट की भी तैयारी करते हो ना, तो बेसिक्स अच्छे रखना, क्योंकि बेसिक्स के बिना आप अच्छी तैयारी कभी नहीं कर सकते। इसलिए हम बेसिक्स से ही समझेंगे, एक एक बात को शुरुआत से शुरुआत करेंगे और हर एक वर्ड का मतलब क्रिस्टल क्लियर रखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम किससे, हमारे मैटर से। देखो अगर बात करें मैटर होता क्या है ना, मैटर क्या होता है हमारे पास, डेफिनेशन तो सिंपल है, डेफिनेशन तो बहुत इजी है, एग्जांपल से करोगे एक ही बार में क्लियर रहेगा। देखो मैटर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ये बोलती है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो कुछ हमारी जगह घेर ले, वो क्या है, वो मेरा मैटर कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी डेली लाइफ का जो भी चीज़ आपको आंखों के सामने दिखती है, वो सब की सब आपका मैटर होता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, भैया आप मोबाइल लेकर बैठे हो इस टाइम पे, मोबाइल क्या है, मैटर है। मेरे हाथ में पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, मैटर है। मेरे कपड़े मैंने पहन रखे हैं, क्या है, मैटर है। बुक्स, बॉटल, बॉटल के अंदर का पानी, उसके ऊपर का ढक्कन, ये सब क्या है, मैटर है। आप देख सकते हो सबका सबका कुछ ना कुछ तो वजन होता ही है, कुछ ना कुछ मास, मास यानी कि वजन। ठीक है, जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, कुंटल, ये सब क्या है, ये सब मेरा वजन ही तो होता है। और वजन मेरा मास ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, और वॉल्यूम यानी कि जो भी जगह घेर रहा है। अब भाई कोई भी होगा, जैसे कि पेन की मैं बात करूँ, पेन को मैं हाथ पे रखता हूँ, अभी मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ जगह घेरेगा और मुझे पता चल रहा है करीब 10 या 20 ग्राम का तो ये है ही। तो यानी क्या हो जाएगा, पेन मेरा, ये मेरा एक मैटर हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें पानी, पानी की बात करेंगे, आपने मान लो 1 लीटर की आपने बोतल ले ली पानी की। ठीक है, अब भाई आपको वजन तो लगता है, उसे उठाओगे करोगे तो भाई वजन तो लगेगा, और पानी उस बोतल के अंदर जगह भी घेर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पानी, पानी भी मेरा क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा। इस प्रकार से मान लो मैं बात करूँ शेर की, या मैं किसी लिविंग थिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे कि मैं हुआ, आप खुद हुए, या आपकी आंट क्यों ना हो जाए, छोटी सी आंट जो चींटी होती है, या फिर मान लो मैं बात करूँ शेर की बात करूँ, एलिफेंट की बात करूँ, या वेल की बात क्यों ना कर लूँ, ये सब भी क्या है, मैटर में ही आते हैं, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ वजन होता है। हम सबका, आपका कुछ ना कुछ वजन तो है ही, कुछ ना कुछ मास है, और कुछ ना कुछ जगह भी हम घेरते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर। तो ये क्या है, हम सब क्या हो जाएंगे, हम भी मैटर हो जाते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो सब्सटेंस है, मेरा जो भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मेरा लिविंग थिंग हो चाहे वो मेरा नॉन लिविंग थिंग हो, वो सबके सब मेरा मैटर में आता है। अगर मैं बात करूं गैसेस की, एयर की अगर मैं बात करूं, टोर्नेडो की जैसे अगर मैं बात करता हूं, तो ये भी क्या है, ये भी मेरा एक मैटर के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि भाई गैस के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल भले बहुत छोटा ही क्यों ना हो, उसको आप नॉर्मली नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता ही है ना, वो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। और भाई कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी, अगर आप देखो तो पार्टिकल है, एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल कुछ ना कुछ वजन तो होगा वो भी, और वो भी इस पूरे नेचर के अंदर कुछ जगह तो वो भी घेरता है, ये तो आप भी मानते हो, है ना। चाहे वो धूल का एक छोटा सा पार्टिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सॉइल हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो मेरे गैस पार्टिकल क्यों ना हो, वो सब भी सब क्या है, कुछ ना कुछ
स्पेस तो वो भी ऑक्यूपाई करती हैं, बहुत छोटी सी, पर वो करते तो हैं यार। और बात करूँगा मास का, उनका भी कुछ ना कुछ वजन होता है। अब नॉर्मल वेइंग मशीन से चलो नहीं निकाल सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास आप जानते हो बहुत अच्छी हाई लेवल की भी हमारे पास क्या होती है, मशीन्स होती हैं, जिससे आप छोटे से छोटे पार्टिकल का भी वेट मेजर कर सकते हो आज के टाइम पे। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, जो भी आपको एग्जांपल पता है, जो भी चीज़ पता है, वो सब के सब आपका मैटर के अंदर आता है। तो ये बेसिकली बात होती है मेरे मैटर की डेफिनेशन के लिए। ध्यान रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, चिंता मत करना। क्वेश्चन भी हम करेंगे आपके पास के भाई, आपको सब कुछ करवाएंगे, डेफिनेशन, कंसेप्ट, क्वेश्चन, सब कुछ। तो चलिए अगर बात करें क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है कि भाई कौन सा मेरे लिए मैटर होगा, कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब क्वेश्चन दिखने में तो इजी लग रहा होगा कि भाई मैटर में क्या ही है, ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें ही 1 सेकेंड में सारा ऊपर नीचे कर देती है सीधा खेल। तो थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि मैं बात करूँ नियॉन की, नियॉन गैस। अब देखो क्या बोला जा रहा है, नियॉन गैस है, मैं बता दूं ये गैस होती है एक टाइप की, ठीक है। तो जिसके बारे में आगे धीरे धीरे करके हम पढ़ते रहेंगे, चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी गैसेज हैं, लिक्विड्स क्या क्या है, सब जानेंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें इतना तो पता चल ही रहा है अभी तक की स्टडी से कि भाई नियॉन गैस मतलब कोई ना कोई गैस पार्टिकल है। और मैंने क्या बोला, आपका कोई भी गैस हो वो आपकी मैटर के अंदर आती है, क्योंकि हर गैस में पार्टिकल होता है। पार्टिकल आ गया मतलब कि पार्टिकल यानी कि इसका मास होगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो वो ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या है, मेरा मैटर में होगा, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं लाइट के लिए, सेकंड क्या है मेरा, लाइट। लाइट की मैं पूछूं क्या लाइट मेरा मैटर होगा, तो आप में से कई लोग कहेंगे यार हाँ शायद होगा भैया, कुछ कहोगे कि यार नहीं होना चाहिए भाई, लाइट होगा कि नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई ऑटोमेटिक। ये ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूज देती है, एक सेकंड के लिए आप सबको समझो। लाइट की मैं बात करूँ ना, तो लाइट मेरा जो है वो मैटर में काउंट नहीं होता। असल में लाइट होती क्या है, देखो समझो, लाइट क्या होती है मेरी, लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है, एनर्जी। और ध्यान रखना एनर्जी जो होती है वो कोई एक मैटर नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता। जिसका वॉल्यूम या मास नहीं होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा मैटर नहीं होगा। पर लाइट क्या है, लाइट असल में मेरी एनर्जी होती है। अब जानते हो ना एनर्जी बहुत टाइप की होती है, लाइट एनर्जी होती है, मेरे पास हीट एनर्जी होती है ना, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये कुछ वर्ड्स है जो आपने सुन रखे हैं ऑलरेडी। तो एनर्जी को ध्यान रखना, एनर्जी किसी भी टाइप की क्यों ना हो, वो कभी भी मेरी मास उसका ना तो मास रहेगा ना उसका वॉल्यूम रहेगा, यानी कि वो मैटर में काउंट नहीं होती है। इसलिए लाइट को मैं मैटर में काउंट नहीं करूंगा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा मेरा, फायर। फायर यानी कि आग, जो आप लगाते हो नॉर्मली। तो आग की अगर बात करेंगे तो क्या मेरा ये मैटर होगा, अगेन अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात। आग को मैटर में काउंट करोगे कि नहीं करोगे। देखो अगर हम बात करें आग को, अब भाई सेम बात, कुछ कहोगे क्या करना चाहिए, कुछ कहोगे कि भाई नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आपको, आग को अगर बात करें, फायर की बात करें, तो फायर को आप मैटर में काउंट करते हो, ठीक है। हालांकि किस टाइप का मैटर रहेगा इसकी मैं आगे बात करूंगा, चिंता मत करना, सब कुछ आएगा, लेकिन समझना चीज़ों को, ठीक है। आग अगर फायर की बात करेंगे इसको काउंट किया जाता है। इंक की बात करेंगे, इंक क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये तो भाई मैटर होता है, सिंपल चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे पास पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड कोई भी हो वो कोई ना कोई स्पेस तो वो भी घेरता है, तो यानी कि वो मेरा मैटर तो होता है, उसका कुछ ना वजन होता है। बात करें सन की, अब साइज से फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, साइज डजंट मैटर। बात यही आती है क्या कि सन की अगर बात करेंगे तो भले वो बहुत बड़ा है, लेकिन यार बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मास है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वो घेरता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सन भी मेरा, ये भी मेरा मैटर में काउंट किया जाएगा। ओके, लास्ट बात करेंगे हमारे सोल। सोल यानी कि आत्मा, भूत, प्रेत। भाई हॉरर मूवीज तो सभी लोगों ने देखी होंगी, इसमें तो डाउट है ही नहीं, ठीक है। आत्मा कॉन्सेप्ट सभी को पता ही है, कहीं ना कहीं सोल सभी जानते हो क्या होता है। तो अगर बात करें क्या ये एक मैटर में काउंट किया जाएगा, क्या भूतों को मैटर में काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, घोस्ट करने चाहिए कि नहीं, घोस्ट हुआ, सोल्स हुआ, अगर इनकी बात करेंगे तो ध्यान रखना ये आपके मैटर में काउंट नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि ये भी एक टाइप की एनर्जी मानी गई है। ओके, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना, आत्मा क्या होती है, आत्मा ऊर्जा ही होती है। सभी ने महाभारत तो देखी होगी, सभी ने पढ़ा होगा। महाभारत में तो भगवान जब उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो बोल नहीं रहे थे कि यार शरीर में कुछ नहीं है, शरीर के अंदर क्या होती है, केवल आत्मा होती है, और वो एक टाइप की एनर्जी है, मेरे में ही आ जाएगी वापस घुमा फिरा के। ओके, तो ये बात क्या थी, श्री कृष्ण भगवान ने कही है। तो सोल क्या है, वो एक टाइप की एनर्जी होती है, वो कभी मास नहीं होता उसमें, और ना ही उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसलिए वो हमारे क्या है, मैटर में काउंट नहीं की जाती है, वो मेरी एनर्जी में काउंट की जाती है। ओके, तो ये है हमारे क्या अलग अलग टाइप के आप मैटर्स को आप ऐसे पता करते हो। तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल सिंपल थे, कुछ कंफ्यूजिंग भी थे, तो आपको देखना पड़ेगा कहीं वो एनर्जी तो नहीं है। अगर वो एनर्जी है तो वो मेरा मास नहीं होगा, मतलब उसमें मैटर नहीं होगा। और अगर वो
मैटर है तो उसमें मास और वॉल्यूम दोनों ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक्चुअल में देखते हो कि भाई क्या मैटर होगा और क्या नहीं होगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ही हो, तो कोई भी वर्ड्स की बात कर सकते हो। जैसे बात करो फीलिंग्स की, क्या मैं बोलूँ फीलिंग्स, मान लो आपको ऑप्शन में देता, क्या फीलिंग्स आप मैटर में काउंट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे भाई, फीलिंग्स का मास थोड़ी होता है, वो कोई वॉल्यूम थोड़ी करते हैं, वो तो बस इमोशंस है। तो वही वाली चीज़ है। तो ऐसे कुछ वर्डिंग्स आपको कभी कभार एग्जाम में दे दी जाती है जस्ट फॉर कंफ्यूज करने के लिए, पर हमें सारे कंसेप्ट पता है, आपके पास के भैया बताएंगे, तो भाई चिंता की तो बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और काफ़ी अच्छी बात है, देखो आपको अगर मेरी पूरी क्लासेस अगर देखनी है, फुल थ्रू आउट लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, डेली रेगुलर लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं, तो आप हमारा जो बिलीवर्स का जो बैच है उसको आप जो है एनरोल उसमें कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे सारे टीचर्स हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो बिलीवर्स का जो बैच रहता है उसमें हम ओवरऑल बोर्ड की तैयारी तो करते ही करते हैं, पर साथ में जेई और नीट के लिए भी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता ही हूँ। तो जेई नीट लेवल की प्रिपरेशन है वो सब हम लोग करवाते हैं आपके लिए। अगर बात करें हमारे पास क्या क्या इसके फीचर्स हैं, आप देख सकते हो। जेई नीट लेवल की क्लासेस तो होती ही होती हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। कि देखो अभी आप 11th में हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से जेई या नीट जिसकी भी तैयारी करते हो उसको अभी से प्रिपेयर करते रहो बढ़िया तरीके से। और इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छी क्लासेस का होना, सही कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना अगर कंटेंट गलत होगा ना, तो कई बार क्या होता है आप गलत पढ़ जाते हो, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो चिंता मत करना, सारा बढ़िया कंटेंट आपके पास रहेगा। जेई और नीट दोनों ही लेवल की क्लासेस हम अपने बिलीवर्स बैच के अंदर रखते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, डिटेल लेक्चर्स तो होने ही होने, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक का बच्चा होता है जब लेक्चर्स बढ़िया हो, डिटेल वे में हो, टीचर्स की स्लाइड्स हो और वन शॉट लेक्चर्स जो एंड टाइम पे बहुत हेल्प करते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिलते ही हैं। इसके अलावा भाई केवल पढ़ना काफ़ी नहीं, मैं बोलता हूँ थ्योरी केवल काफ़ी नहीं रहती, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी रहता है। इसलिए हर चैप्टर का टेस्ट आपको मिलता है, हर चैप्टर के नोट्स तो मिलते हैं और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से और मिलते हैं, ताकि आप खुद से भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रह सको। ओके, अगर बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो अभी इस पर डिस्काउंट है 4999, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है जो कि 30 अप्रैल तक रहेगा। तो तब तक आप चाहो उसमें आराम से एनरोल कर सकते हो, और जो नंबर है उस पर आप कॉल करके भी और डिटेल्स पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब बात करेंगे हमारे आगे की बात पे आते हैं। तो ये तो हमारा बैच की बात हो गई। अब बात करेंगे हमारे आगे की बात पे कि मैटर की बात करेंगे। तो मैटर हमारा अलग अलग टाइप्स का होता है, यानी मैटर की हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। क्या क्या, या तो मेरा मैटर रहेगा सॉलिड, या फिर मेरा मैटर रहेगा लिक्विड फॉर्म में, या फिर मेरा रहेगा गैस फेज में। तो 3 हमारी फेजेस होती हैं, 3 मेरी स्टेट्स होती है मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल से जैसे आप बात करते हो, वाटर के एग्जाम्पल से याद रखना, हर बार हर चीज़ एग्जाम्पल से याद करोगे ना, बहुत ईजी और स्मूथ वे में चीज़ें याद होती हैं। इवन आपके पास का भैया ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में कब रहता है, जब मैं उसे जमा देता हूं, जब उसे फ्रीज करता हूं, यानी कि आइस। लिक्विड तो मेरा वाटर होता ही है, और बहुत गर्म कर दूं तो स्टीम बन जाती है, और स्टीम मेरा गैस फॉर्म रहती है। तो ये क्या है, मेरी 3 स्टेट हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, सारे की सारी स्टेट्स एक ही बार में क्लियर। अब देखो थोड़ी और बात करें हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस की। तो देखो सॉलिड में क्या होता है, आप देख सकते हो जो पार्टिकल्स जो होते हैं असल में, ठीक है, देखो ये तुम्हें पता है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है ना, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास होते हैं, तो ऐसे में क्या बोलते हो, वो मेरा सॉलिड्स होता है। लिक्विड में क्या होता है, ये पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, और गैस के अंदर बात करेंगे तो यही पार्टिकल्स एक दूसरे बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो अगर बात करें भाई इनके अंदर ऐसा होता क्या है कि कोई पास पास है, कोई दूर दूर है, तो फ़र्क क्या पड़ता है, देखो ध्यान रखना। अगर बात करेंगे इनके बीच में फोर्स होता है, जो कौन सा होता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें एक टाइप का फोर्स पाया जाता है जिसको आप बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। यानी क्या है, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स है, ये तो समझ में आ गया। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो पार्टिकल्स को पास पास रखने का काम करेगा। अब बिल्कुल सही बात है भाई, अट्रैक्शन से पता चल रहा है जो चीज़ों को पास पास रखे, है ना। तो सॉलिड्स में अगर बात करेंगे ना, तो ये फोर्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में और भी ज़्यादा कम हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे दूर दूर चले जाते हैं। सिंपल चीज़ है, अगर भाई देखो पार्टिकल्स में फोर्स ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा पास पास आएंगे, ज़्यादा पास पास आने का मतलब क्या है, वो सॉलिड की जैसे होंगे, वो ज़्यादा पास पास रहेंगे। ठीक है, गैस में क्या होता है, बहुत दूर दूर हो जाते हैं, और लिक्विड में बीच का रहता है। तो इसका ऑर्डर जो होता है आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद बता दूं मैं, आपके नीट एग्जाम में ये ऑर्डर पूछा गया था कि क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर क्या देखने को मिलता है। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है ये सॉलिड में, फिर रहता है मेरे लिक्विड में, और फिर रहता है मेरे गैस में।
तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो यही बात रहती है। तो थ्योरी हमें पता रहती है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ऑर्डर पूछा गया था, तो ये इस टाइप से ऑर्डर पूछा गया था और ये उसमें से सही का आंसर था। बस हमें छोटा सा कंसेप्ट पता करना था, बस इतनी सी बात थी। ओके, ये वाली चीज़। अच्छा, इस हिसाब से मैं एक बात और भी कह सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अब एक वर्ड आ रहा है कौन सा मेरा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी क्या होता है, देखो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर एक दूसरे से, वो डिस्टेंस। तो सिंपल बात है, अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर पूछूं, जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ तो पार्टिकल ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वही चीज़ है। तो सॉलिड्स में अगर बात करेंगे तो ये डिस्टेंस सबसे कम देखने को मिलती है। तो सॉलिड्स में तो क्या होता है, ये उल्टा ऑर्डर होता है, बिल्कुल उल्टा ऑर्डर। सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड और फिर मेरा गैस। क्योंकि गैस में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा दूर दूर रहेंगे मतलब कि ये जो डिस्टेंस है उतनी ज़्यादा हाई रहेगी मेरे लिए। तो ये क्या है, मेरा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बीच का एक सही ऑर्डर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इस स्लाइड में बहुत सारी बात है, बहुत सारी छिपी हुई बातें बहुत है जो आपको डिटेल में नहीं पता होती है, लेकिन चिंता मत करो, आपके वास्ते में बताएंगे ना, सब बताएंगे। देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि आपको एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करना है सॉलिड्स को, तो आप कैसे करोगे। देखो ध्यान रखना, सॉलिड्स जो होता है हम जानते हो इनके शेप वॉल्यूम फिक्स रहता है ना। अब लिक्विड्स की लिए बात करेंगे, इनका शेप तो फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम फिक्स रहता है। और गैस में क्या होता है, इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं रहता है ना। देखो ध्यान रखना, सॉलिड्स के लिए एक सिंगल वर्ड यूज में लिया जाता है, क्या कि जो मेरे सॉलिड्स होते हैं ना, वो मेरे क्या होते हैं, एक सिंगल वर्ड में वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि ये उनके शेप को कभी भी चेंज नहीं करते। लेकिन मैं बात करूंगा लिक्विड और गैस की, तो ये अपने शेप को चेंज करते रहते हैं। तो ये क्या है, इनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड, वो अपनी शेप को नहीं बदलते। लेकिन ध्यान रखना, लिक्विड्स और गैसेस अपनी शेप को बदलते रहते हैं, ठीक है। जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसकी शेप वो ले लेते हैं, है ना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा देखो ध्यान दो, सॉलिड और लिक्विड और गैस के लिए एक स्पेशल वर्ड है जो यूज में लिया जाता है, जो नॉर्मली आपको नहीं पता होगा, बहुत डिटेल की बात है अभी, बहुत डिटेलिंग। इनको फ्लूइड्स भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपके लिक्विड्स और गैस होती है ना, इनको एक सिंगल वर्ड में फ्लूइड्स भी कहा जाता है। फ्लूइड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मटेरियल्स जिनमें दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वो मेरे फ्लूइड्स कहलाते हैं। आपको पता होगा जैसे कि हवा है, आप बोलते हो ना हवा बह रही है, एयर इज फ्लोइंग, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो इस टाइप से। इसके अलावा लिक्विड में देखो तो पानी गिरा देते हो आप कहीं भी तो क्या होता है, पानी बहता जाता है ना। तो जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिनमें फ्लो का गुण पाया जाता है, फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो मेरे फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, सॉलिड्स को फ्लूइड्स नहीं बोलते हो आप, लिक्विड और गैसेस में फ्लूइड्स कहते हो। क्यों, क्योंकि उनमें दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। तो फ्लो की प्रॉपर्टी जहां देखने को मिलती है वो मेरे फ्लूइड्स होते हैं, और वो मेरे लिक्विड और गैस के लिए यूज मिली जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम्स में बन जाते हैं, और छोटी छोटी बारीक बातें होती हैं जो नंबर को कम या ज़्यादा करती हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे हमारे आगे की बातों पे कि हमारे जो मैटर्स होते हैं उनकी स्टेट्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, अगर बात करेंगे हमारे पास जो मैटर होता है उनकी स्टेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है, और बहुत अच्छा एक एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन आपके जेई में जो आया हुआ वो यहाँ से आया था। पता क्या आया था, अभी बताएंगे, चिंता मत करो। यहाँ पर ये आया था, देखो जो हमारे तीनों जो स्टेट्स होती है मैटर्स की, वो आपस में आप इंटर कन्वर्टेबल है, उनको आप आपस में चेंज कर सकते हो। कैसे, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करके। जैसे कि मैं बात करूं पानी की, वाटर की बात करते हैं। जैसे मान लो वाटर है, अगर मान लो मैं उसको फ्रीजर में रख दूं तो क्या होता है, पानी मेरा जम जाता है, वो आइस में बन जाता है। और आइस क्या है मेरी, आइस मेरी क्या होती है, आइस मेरी सॉलिड होती है। तो लिक्विड मेरे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अगर मान लो मैं उसी वाटर को गर्म करना, हीट करना स्टार्ट करूं, और एक टाइम पे क्या होगा, हीट करते करते वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम मेरी अगेन गैस स्टेट में होती है। यानी क्या किया मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ऐसे में क्या होगा, मेरी जो स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। और इसी को बोलते हो क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह आया हुआ था एक बार कि यार अगर आपको कैसे आप किसी भी मैटर की स्टेट्स को चेंज करते हो, आपको ऑप्शन दिए हुए थे टेम्परेचर, वॉल्यूम, और आपके पास क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नन ऑफ दीज।
तो आंसर क्या था मेरा, सीधी सीधा आंसर था मेरा टेम्परेचर। तो प्रेशर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, प्रेशर से भी कर सकते हो, पर ध्यान है दोनों से ही पहले दोनों चीज़ें काउंट करनी होती है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। इन दोनों में चेंज करके आप क्या करते हो, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। अब देखो बात करें यहाँ पे हमारे पास, अगर मैटर की स्टेट चेंज हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन हो रही है, और हर रिएक्शन का कुछ ना कुछ नेम होता है। तो किसका क्या नेम होता है भाई, ये भी समझ लेते हैं। देखो जैसे कि आप ध्यान दो, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मैंने हर एक टाइप की डेफिनेशन को सुपर शॉर्ट फॉर्म में दिखाया हुआ है, और एक ही बार में आप खुद समझ जाओगे कौन सी की क्या डेफिनेशन होती है जब भी आप कोई स्टेट चेंज कर दो। और ये थोड़ा अच्छा पार्ट होता है, देखो ध्यान देना सभी लोग। देखो जैसे कि मैं बात करूं आइस, आइस क्या है मेरी, ये तो मैं पता ही है, आइस क्या है मेरी, सॉलिड में होती है, सॉलिड स्टेट है ना। एक तरफ क्या है मेरा ग्लास ऑफ वाटर, कौन सा है मेरा, ये मेरी लिक्विड स्टेट हो जाती है ना। और बात करेंगे मेरा ऊपर जो मेरा क्लाउड्स जो आप दिख रहा है, जो स्टीम एक टाइप से, ये क्या है मेरा, ये मेरी गैस फेज हो जाती है, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन आपको एक ही बार में सारी क्लियर हो जाएगी। बस क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है कि एरो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। जैसे कि देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, और एक ही बार में सारी डेफिनेशन आपके हाथ में। देखो अगर सॉलिड से अगर मैं जा रहा हूँ लिक्विड में, है ना, तो एरो कहाँ जा रहा है मेरा, लेफ्ट टू राइट। एरो कहाँ से जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में अगर आप जा रहे हो तो मेरा एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस डेफिनेशन को क्या बोलते हो, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हो मेल्टिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो मेल्टिंग बोलते हो, ठीक है, ये वाली बात है। और अगर मैं उल्टा चलता तो कि लिक्विड से अगर मान लो मैं सॉलिड में आना चाहूँ, तो एरो की डायरेक्शन देख लो, बस एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में, तो इसको क्या बोलोगे, इसका बोलते हो फ्रीजिंग। ये वाली बात यहाँ पे आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना देखना है कि भाई आपके एरो की डायरेक्शन क्या है। एरो की डायरेक्शन तुरंत बता देगी कि आपकी स्टेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, ओके, और उसका क्या नाम है, ये वाली चीज। जैसे कि मान लो मैं बोलता कि लिक्विड को मैं गैस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या करोगे, अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, डेफिनेशन कौन सी होगी मेरी, इवेपोरेशन। तो इफ वी वांट टू चेंज लिक्विड इनटू गैस, द डेफिनेशन इज नोन एज इवेपोरेशन, सिंपल बात है। या इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसेस। तो ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन आप ऐसे चुटकियों में याद कर सकते हो, बहुत ईजी, ओके। अगर मान लो मैं उल्टा चलूँ तो गैस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इंटर कन्वर्टेबल्स होती हैं स्टेट्स, आपस में बदल सकती हैं, यानी आगे प्रोसेस अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो राइट टू लेफ्ट भी आएगा, ओके, दोनों तरफ से हमारा प्रोसेस चलने वाला है। तो उल्टे को क्या बोलोगे, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलोगे, एरो इस डायरेक्शन में, क्या बोलोगे, कंडेंसेशन, ओके। अब इसी तरीके से मैं बात करूं अपने पास सॉलिड्स को भी मैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो की डायरेक्शन में सब्लिमेशन, और रिवर्स को क्या बोलते हो, रिवर्स का बोलते हो डिपोजिशन, ओके। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि यार अगर मैं बोलूँ कि अगर सॉलिड से लिक्विड को मैं बोल रहा हूँ मेल्टिंग, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना यार कि देखो मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है। भाई मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड से कंपाउंड मेरे, ये सॉलिड से मेरा जो मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो मेरा मेल्टिंग है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे भाई सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग है, तो लिक्विड से सॉलिड में क्या होने वाला है, वो उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, जस्ट उल्टा, क्या हो जाएगा मेरा फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा क्विज भी करेंगे, क्योंकि क्विज करना जरूरी है। मैंने कहा ना क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा, इसकी चिंता तो करनी ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर बात करें, हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है ना। तो देखो अगर बात करें इवेपोरेशन क्या होता है, अगर मुझे पता है तो मैं बहुत ही इजीली इसका आंसर दे सकता हूं, है ना। देखो इवेपोरेशन क्या था मेरे पास, इवेपोरेशन होता है लिक्विड से मेरा गैस में चेंज होना, ये मेरा इवेपोरेशन है। तो रिवर्स क्या हो जाएगा, गैस टू लिक्विड, और गैस टू लिक्विड को क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं कंडेंसेशन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा कंडेंसेशन मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़े से कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। और चिंता मत करना, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जरूर देख लेना, और सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आगे के टॉपिक में, जो है मेरा कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मेरी मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम बात करेंगे हमारे मैटर की, तो मैटर मेरा अलग अलग टाइप से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। कौन कौन से, देखो या तो मेरा मैटर होता है एक मिक्सचर, या फिर मेरा मैटर होगा स्टार्टिंग में प्योर सब्सटेंस। पहले तो हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, नंबर एक चीज़। इसके बाद क्या करते हैं, इसको फर्दर और क्लासिफाई करते हैं। तो एक एक करके हम हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से कि मेरा मैटर एक्जैक्टली क्या होता है, सब चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत हम करेंगे हमारे मिक्सचर से। मिक्सचर क्या होती है, देखो बहुत ही सिंपल चीज़, नाम से पता चल ही रहा होगा मिक्सचर, यार ये तो सभी को पता ही है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, अगर आपके पार्टिकल्स या अगर मैटर को अगर आप मिक्स करते हो तो इसको क्या बोलते हो, इसी का बोलते हो मिक्सचर। सिंपल चीज़ है, क्या बोलती डेफिनेशन, डेफिनेशन ये बोलती है मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स
विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में आप उसे मिक्स कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है मेरा, वो मेरा मिक्सचर होता है। सिंपल एग्जांपल दूं, नवरत्न नमकीन सभी ने खाई होगी, ये तो मैं मानता हूँ यार, सभी ने नमकीन तो खाई होगी, नवरत्न वाली मिक्सचर की नमकीन। तो वहां पर क्या होता है, आप एक चम्मच निकालते हो तो क्या मिलता है, कभी किसी को काजू मिलता है, कभी मूंगफली मिलती है, कभी कोई दूसरा मसाला मिल जाता है ना, यही सब चीज़ तो रहती है, कभी किशमिश मिलती है। तो वो क्या है, वो मिक्सचर नमकीन। वो मिक्सचर नमकीन क्या है, वो एक्चुअल में एक मिक्सचर ही तो है। वहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स आपस में आके मिक्स हो रहे हैं, और वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं। कभी हो सकता है कि भाई मूंगफली ज्यादा हो, कभी हो सकता है कि भाई किशमिश ज्यादा मिल जाए। तो ये सब क्या है, यही मेरा मिक्सचर ही तो होता है। सिंपल चीज है। और भी एग्जाम्पल चाहो तो आप देख सकते हो अपने आसपास, जो भी एग्जाम्पल हो, सब चीज जहां पर भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स मिक्स हो जाएं, वो सभी के सभी मेरे मिक्सचर ही होते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं एलॉयज की, केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो चलो केमिस्ट्री का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि बात करें एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं मेरे, जहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ मेरे मेटल्स आपस में मिक्स होते हैं, तो वो मेरे एलॉयज कहलाते हैं। ये वाली चीज़ है। अब जैसे कि आप जानते हो स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब क्या है, ये सब मेरे अलॉयज ही तो होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग मेटल्स आपस में मिक्स होते हैं, तो ये क्या है, मेरा मिक्सचर हो जाता है। जैसे स्टील क्या होता है मेरा, स्टील में मेरे पास क्या होता है, आयरन एंड कार्बन होता है मेरे पास, मिक्स हो गए, अलॉय बना दिया, वही वाली बात है। अगर ब्रॉन्ज में क्या होता है मेरे पास, वहाँ पर कॉपर और टिन रहता है मेरे पास ब्रॉन्ज के अंदर। अगर ब्रेस के अंदर क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। तो ये सब क्या है, मेरे अलॉयज हैं। हो क्या रहा है, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स, सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, इसी को मिक्सचर बोलते हो। तो ये चीज़ आपके मिक्सचर में आती है, सिंपल चीज़। अब मिक्सचर भी मेरा देखो दो टाइप का हो सकता है, मैंने देखा ना कौन कौन से, एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है मेरा हेट्रोजीनियस। एक एक करके दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सिंपल एग्जांपल से करो, एक के बारे में क्लियर होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ शुगर, अगर मतलब मैंने शुगर लिया और शुगर को मान लो मैंने एक ग्लास पानी में डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे में जो मिक्सचर बनता है ना, वो मेरा होमोजीनियस है। कैसे, देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जहां पर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट देयर वॉल्यूम। जहां पर जो वॉल्यूम है, पूरा जो मेरा कंपाउंड होगा, जो भी मेरा मिक्सचर होगा, उसके अंदर जो कंपोजिशन रहने वाला है ना, वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे, एक जैसा रहे, वो मेरा एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल मैंने जैसे बोला शुगर और सॉल्ट इन वाटर। जैसे कि मान लो आपने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या दिया आपने, एक चम्मच आपने चीनी डाल दी, शुगर डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मान लो उस पानी को आप पीते हो, ठीक है, मान लो आपने एक साइड से पीना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है, अब आपने उसे पिया, आपको मीठा लगेगा, बिल्कुल सही है। अब मान लो इस साइड से ना पी करके मैं दूसरी साइड से पीऊँ, दूसरी साइड से, तो ऐसे भी अगर मैं पीऊंगा तो भी मुझे बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। चलो मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसमें स्ट्रॉ डाल देता हूँ, स्ट्रॉ डाल के मान लो मैं उसे पीता हूँ, तो भी देखूंगा यार टेस्ट तो बिल्कुल सेम आ रहा है। यानी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शुगर उस वाटर के अंदर प्रॉपर्ली एक जैसा डिजोल्व हो गई है, उसका जो कंपोजिशन है वो हर जगह एक जैसा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर मेरा हो जाता है। तो ये मेरा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप सॉल्ट डाल सकते हो तो भी वही मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। तो देखो सिंपल बात से कुछ बातें करें तो यू कैन सी द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप एक होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। बात बिल्कुल सही भी है। अगर एक बार आपने चीनी जैसे आपने शुगर अगर आपने वाटर में डिजोल्व कर दी, तो क्या आप शुगर को देख पाते हो, क्या नहीं देख पाते, क्योंकि वो अच्छी तरीके से क्या है, मिक्स हो गई है, परफेक्टली ब्लेंड हो गया है, तो वहां पर आप उनको अलग अलग देख ही नहीं सकते। तो ये वाली बात। इसके अलावा क्या है, इट इज नॉट ईजी टू सेपरेट कंपोनेंट्स इन अ होमोजीनियस मिक्सचर। और ये वाली बात भी बिल्कुल सही है यार। अगर मान लो एक बार मैंने आपसे बोला कि यार एक काम कर भाई, कि यार मैं तो ग्लास पानी दे रहा हूँ, शुगर डाल दिया मैंने मिक्स कर दिया, बढ़िया, चल तूने सॉल्यूशन तो बना रहे, बहुत अच्छी बात है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं बोलूँ चीनी अलग कर दे वापस, आप बोलोगे हैं ये क्या बोल दिया इसने। अब भाई ये कह रहा है कि भाई चीनी तो मतलब शुगर तो सॉल्यूशन तो मैंने बना दिया जैसा आपने कहा। अब मैं कह रहा हूँ कि यार आप चीनी को वापस अलग कर दो। अब आप सोचोगे, आप हक्के बक्के रह जाओगे, अब ये क्या हो गया, अब ये प्रोसेस कैसे किया जाए, भैया ने कह तो दिया, अब ये कैसे किया जाए। तो मतलब आसान काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब हो तो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता, अच्छे इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको ये चीज़ करने में। तो यानी ईजी टास्क तो ये बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या है, यही लिखा है कि इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट ऑफ एंड होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे से आप कभी भी इजी वे में तो मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो परफेक्टली ब्लेंड होते हैं इस रीजन से। ओके, अच्छा, नेक्स्ट मेरा कौन सा होता है, नेक्स्ट होता है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये मेरे होमोजीनियस से इसका थोड़ा अपोजिट होता है। होमो में क्या था मेरे पास कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, इट वेरीड कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ओके, यानी यहाँ पर क्या होगा, आपको जो कंपोजिशन मिलेगा वो अलग अलग मिलता है हर जगह पर। जैसे कि एग्जांपल में बात करूँ, अगर आप सैंड को वाटर में डाल दो तो क्या है मेरा, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर से सैंड इसमें डाल दिया वाटर में, अब कुछ सैंड तो ऐसी होगी जो नीचे आकर बैठ जाएगी, कुछ ऐसी भी रहेगी जो ऊपर पानी में हल्की हल्की तैर रही होगी, है ना, कुछ बीच में होगी,
यानी कि हर जगह पर जो सैंड का जो कंपोजिशन रहेगा वो अलग अलग रहेगा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, मेरा पूरे इस वॉल्यूम के अंदर, इस जार के अंदर अगर आप देखो तो सेम कंपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा। तो यही क्या है, मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब देखो इसकी अगर बात करें तो अनलाइक होमोजीनियस मिक्सचर, दीज मिक्सचर डू नॉट ब्लेंड परफेक्टली, ये कभी अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। अब जो अच्छे से मिक्स होगा ही नहीं तो उसको सेपरेट करना भी ईजी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बात बिल्कुल सही है, इट इज़ ईजी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप बहुत ईजी वे में सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैंने आपको बोलता कि भाई सैंड, जो आपका सैंड है उसको मान लो पानी में डाल दो, ठीक है, डिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ अलग अलग करो, तो अब क्या करोगे, आप बस एक छलनी लेकर आओगे, उसको ऐसे उसमें पोर करोगे और क्या करोगे, सीधा सीधा फिल्टर कर लोगे, ऑटोमेटिक मेरी सैंड अलग हो जाएगी और वाटर मेरा अलग हो जाएगा। हो गया भाई मिक्सचर सेपरेशन। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टाइप कैटेगरी में हमारे मैटर की, जो है मेरा प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस देखो नाम से सभी को पता चल ही गया होगा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मतलब जहां पर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो वो क्या है, मेरा वो मेरा प्योर सब्सटेंस होता है। सिंपल डेफिनेशन देखो यहाँ पर क्या है, when all constituent particles of a substance are same in chemical nature is said to be a pure substance। देखो ध्यान रखना, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में इतना ही फर्क आता है। प्योर में क्या होता है, एक ही टाइप के सारे पार्टिकल्स होते हैं, और मिक्सचर में क्या होता है, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो मेरा मिक्सचर हो जाता है। तो देखो ध्यान रखना, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली क्या स्टूडेंट्स ये वाली गलती बहुत करते हैं, पता है क्या, एक गलती मैंने अक्सर देखी है कि यार आप बोलते हो मैटर मेरा दो टाइप का होगा, एक प्योर दूसरा इम्प्योर, ये बोल देते हो कई बार। अब ध्यान है ना, इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर में यही तो है कि मेरे पास जो प्योर सब्सटेंस है जहाँ पर एक ही टाइप के पार्टिकल थे वहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए। अब भाई दो पार्टिकल अगर आ जाएंगे तो उसको आप मिक्सचर ही बोल दो ना, इम्प्योर क्यों बोल रहे हो, तो वही वाली बात है। तो इम्प्योर सब्सटेंस मेरे मिक्सचर में ही आते हैं, ध्यान रखना, ओके। तो ये अलग कैटेगरी में बना अलग से कि हाँ प्योर, मिक्सचर एंड इम्प्योर, ऐसा मत कर देना इम्प्योर मेरा मिक्सचर के अंदर ही आता है। अगर वहाँ पर क्या हो गया, प्योर के अंदर एक और पार्टिकल आ गया और जहाँ दो पार्टिकल आ गए ऑटोमेटिक वो मिक्सचर ही तो है, और बात ही क्या थी, तो ये क्या है, मेरा मिक्सचर होता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे प्योर की, जहाँ पर एक ही टाइप का पार्टिकल देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल्स में, गोल्ड एंड वाटर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास रहते हैं, सोना चांदी और च्यवनप्राश, ओके। तो अगर बात करें हमारे पास जैसे गोल्ड है, आप जानते हो 24 कैरेट गोल्ड को आप क्या बोलते हो, प्योर गोल्ड बोलते हो, सभी जानते हो नहीं वाली बात है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ये प्योर माना जाता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यही देखने को मिलता है केवल आपके पास गोल्ड के पार्टिकल्स ही रहते हैं और कोई पार्टिकल होगा ही नहीं इसके अंदर। अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि जैसे आप सोनार के पास जाते हो, ज्वेलरी शॉप पर जाते हो, तो आप क्या बोलोगे, भाई मुझे प्योर गोल्ड चाहिए। प्योर गोल्ड का मतलब क्या है, वहाँ पर केवल गोल्ड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आपने कॉपर मिला रखा है, मिलावट कर रखी है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ओके। तो वही चीज़ है, तो गोल्ड ही होना चाहिए, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल होने चाहिए केवल गोल्ड के, तभी आप बोलोगे उसे क्या, प्योर गोल्ड। इस तरीके से अगर बात करें प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है, केवल वाटर होना चाहिए, केवल H2O होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आपने नमक डाल रखा है, नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए, वो मेरा प्योर होता है, ठीक है। तो ये वाली बात है, जैसे गोल्ड हुआ, वाटर हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पर क्या हो, केवल 100% एक ही टाइप का कंपाउंड बेसिकली देखने को मिलता है, वो क्या है आपका, वो आपका क्या है, प्योर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल देख सकते हो डेली लाइफ में जो भी हो, जैसे कि देखो, जैसे आप कई लोग जो है चांदी का कड़ा पहनते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं सिल्वर का जो अपना जो ये कड़ा है मैं पहनता हूँ अक्सर, तो ये प्योर रहता है, क्यों, क्योंकि मैं प्योर का मुझे ज़्यादा शौक रहता है। तो प्योर सिल्वर क्या होगा, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे चाहिए केवल सिल्वर होनी चाहिए इसके अंदर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो प्योर सिल्वर का जैसे हो गया, वो भी आपका प्योर होगा। प्योर मतलब समझ में आ जाना, प्योर मतलब कहीं भी आ जाए केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होगा, कोई मिलावट नहीं होने वाली, वो प्योर होता है, ठीक है। अब देखो अगर बात करें हमारे पास ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, अगर इनके अंदर बात करें पार्टिकल्स की, तो मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, मेरे एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। ध्यान रखना कि हमारे जो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा वो दो में से कोई भी एक हो सकता है, या तो वो मेरा रहेगा एटम या फिर मेरा मॉलिक्यूल। और इसके बेसिस पे मेरे प्योर सब्सटेंस दो टाइप से कैटेगराइज होते हैं, कौन कौन से, देखो ध्यान रखना। इफ पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि अगर मेरे पास देखो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेरा एलिमेंट, एक होता है मेरा कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट ऐसे प्योर मेट सब्सटेंस होते हैं जहां पर जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हो, यानी अगर एटम्स अगर आ जाएं तो समझ जाना क्या है, मेरा वो एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा वो मेरा क्या होता है, वो मेरा कंपाउंड कहलाता है, वो क्या होता है, मेरा कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे बात करें, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये क्या है मेरा, ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, वो क्या है मेरा, ये होगा मेरा प्योर
एलिमेंट यानी प्योर सब्सटेंस। लेकिन वाटर की बात करेंगे, वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, CO2 क्या है, ये मेरा मॉलिक्यूल होता है। तो अगर ये मेरे प्योर फॉर्म में होगा तो मैं इसको कंपाउंड कहूँगा। ओके ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्जाम में या अगर आप एनसीईआरटी बुक को भी खुद से पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बुक पढ़ते हो, तो ये कन्फ्यूजन मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो क्लियर कर लो ना एक बार में ही, एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से मिले, यानी जहाँ पर एटम आ जाए वो मेरा एलिमेंट है, और जहाँ पर मेरा मॉलिक्यूल आ जाए वो मेरा कंपाउंड होता है। ध्यान रखना। ओके, अब हम बात करेंगे, वैसे इस पर भी हम बात करेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा हम बातें कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो एटम क्या होता है ये तो मैं पता ही है, एटम आर डिफाइंड एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम क्या होता है हम जानते हैं, कोई भी मेरा मैटर हो उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो मेरा क्या होता है, वही मेरा एक एटम होता है। ये वाली बात हम जानते हैं ना, सभी को पता है ना, ये बात तो सभी ने 9th में छोटी क्लास में सभी ने पढ़ा ही होगा कि एटम क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। कोई भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा जिससे वो मिलकर बना होगा वो मेरा एक एटम होता है। जैसे कि आपने देखो बायोलॉजी में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इतना तो यार, कि हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी है वो सबसे छोटे किससे मिलकर बनी होती है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मेरी सेल। तो सेल क्या होती है, जैसे मेरी एक ह्यूमन बॉडी के लिए बेसिक सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, लेकिन ये तो सेल की बात हुई है ना। लेकिन उसी तरीके से बात करो पूरे यूनिवर्स के अंदर बात करें तो जितने भी मेरे मैटर्स हैं वो सबसे छोटे जिस पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो मेरा एटम होता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर। ध्यान रखना, बायो में आप इसी को सेल बोलते हो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ह्यूमन बॉडी के लिए, और अगर बात करें केमिस्ट्री में तो हम बात करेंगे अपने एटम्स पे। ओके, तो ये एटम होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर दैट पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल एलिमेंट। कि मेरा जो भी एलिमेंट होगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज इस एटम के अंदर भी देखने को मिलती है। ओके, ये वाली चीज़। अगर बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है बेसिकली, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम्स बाउंड टुगेदर बाय अट्रैक्शन फोर्सेस, जिसको आप केमिकल बॉन्ड्स कहते हो। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपके वो कंपाउंड्स या वो आपके पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, अलग अलग एटम्स आपस में मिल जाते हैं और वो एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, उसको आप मॉलिक्यूल कहते हो। और वो मिल क्यों रहे हैं, वो आपस में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको आप केमिकल बॉन्ड्स कहते हो। अलग अलग टाइप के जबकि केमिकल बॉन्ड्स हैं। ओके, एग्जांपल से चिंता मत करो, एग्जांपल से समझेंगे, चिंता मत करना। देखो जैसे कि मैं बात करूं, देखो इस डायग्राम पे देखो, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये सब क्या है मेरे, ये सब मेरे एटम्स होते हैं। देखो ध्यान रखना, एटम्स की खास बात ये होती है कि एटम कभी किसी और से नहीं जुड़ता, जो अकेला रहे, इंडिविजुअल रहे, वो मेरा एटम है। जब तक ये हाइड्रोजन अकेला है, किसी और से नहीं जुड़ने वाला, वो मेरा एटम रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बारीक डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस। ऑक्सीजन है, वो किसी और से नहीं जुड़ रहा है, अपने आप से भी नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखना, अपने आप से या किसी और से वो जुड़े नहीं, अलग रहने वाला ही मेरा एटम होता है। ओके, इसी प्रकार से नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब किसी और से जुड़ नहीं रहे हैं। लेकिन मान लो मैं ये कहता कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ जाए, जैसे देखो ये मेरा एक हाइड्रोजन का अलग एटम है, ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ, ये मेरा हाइड्रोजन का अलग एटम है, ये किसी से जुड़ा नहीं हुआ स्टार्टिंग में। लेकिन मान लो मैं इनको ऐड करता हूँ, क्या बनेगा मेरा, H2 बन जाएगा। अब देखो H2 क्या है मेरा, H2 मेरे दो एटम्स आपस में कंबाइंड हो गए, चाहे सिमिलर हो लेकिन कंबाइंड तो हो गए ना, तो ये क्या है मेरा मॉलिक्यूल। ओके, वर्डिंग समझे, वर्डिंग समझ में आई क्या होने वाला है। देखो इसको मैं एटम बोल रहा हूँ इस स्टेज पर क्योंकि ये किसी से जुड़ा नहीं था, इसको भी मैंने एटम बोला क्योंकि ये किसी से जुड़ा नहीं था। लेकिन जैसे मैंने इनको जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, क्या बन गया, मुझे तुरंत ही मैं उसको मॉलिक्यूल बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और H2 क्या हो जाएगा, मेरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। लेकिन सिंगल H अगर कहीं पे लिखा हो, सिंगल H कहीं पे लिखा हो, ये क्या है, मेरा एटम होता है। तो ध्यान रखना, जब आप केमिस्ट्री की बुक उठाओगे और पढ़ना स्टार्ट करोगे, खुद से भी मतलब पढ़ते हो, चाहे कोई भी एग्जाम की बुक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्यों ना बुक हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी बुक क्यों ना पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखना सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सारा खेल सिंबल्स का रहता है। केवल H लिखा हुआ है, समझ जाना हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अगर H2 भी आ जाए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ओके, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए, तो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। वो सिमिलर भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन हो गए, क्या बनाया इसने, ये ऑक्सीजन का अलग एटम, ये अलग एटम, दोनों आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये क्या, O2 मेरा मॉलिक्यूल है, लेकिन सिंगल O लिखा हुआ है, तो वो मेरा एटम है क्योंकि ये अभी तक किसी से जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़। और भी एग्जाम्पल आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिए ही थे आपको, वाटर हो गया, NaCl हो गया, कोई भी हो सकता है, वो बड़े से बड़ा C6H12O6, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, या फिर मान लो मैं बोल दिया CCl4 बोल दिया, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़, बस वो आपस में क्या हो, किसी भी दूसरे से दो एटम जुड़ जाए,
सिमिलर जुड़े हैं, अलग अलग जुड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे क्या हैं आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। ओके लेकिन इंडिविजुअल जो रहेगा वो मेरा एटम रहेगा, जैसे क्या ऊपर देख ही सकते हो। ओके और एटम के केस में हम बोलते हैं एलिमेंट और मॉलिक्यूल के केस में हम बोलते हैं कंपाउंड्स। ओके तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आती है। ओके चलिए अब एक छोटी सी वर्डिंग और समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे आगे की बात करते हैं एलोट्रॉप्स पे। ओके अब एलोट्रॉप क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। एलोट्रॉप क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल, ये आपने पढ़ ही रखा है। एलोट्रॉपी और एलोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 or more different forms in the same physical state is known as allotropes of an element। यानी कि बात करें एलोट्रॉप्स किसको बोलते हो, एलोट्रॉप्स बोलते हो बेसिकली अब उन कंपाउंड्स को या उन मटेरियल्स को हम एलोट्रॉप्स कहा जाता है जिनकी फिजिकल स्टेट तो एक ही रहती है, एक ही जैसी फिजिकल स्टेट देखने को मिलती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती हैं, वो बेसिकली मेरे एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो एलोट्रॉपी या एलोट्रोपिज्म। ओके ये प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या है, वो मेरे अलग अलग कंपाउंड्स या मेरे अलग अलग मैटर्स मेरे एलोट्रॉप्स हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एलोट्रॉप्स की बात करेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान रखो, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक ही टाइप का एलिमेंट रहता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होती है उनकी वो अलग अलग देखने को मिलती है, तो वो मेरे क्या है एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे कि बात करें कार्बन की, आप जानते हो कार्बन के मेरे 3 एलोट्रॉप्स मेरे पास रहते हैं, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अगर बात करेंगे यहाँ पर ये क्या था, कार्बन के मेरे 3 एलोट्रॉप्स, और इनमें पता फर्क क्या आता है, फर्क ये आता है कि तीनों ही कार्बन है, ये तो कॉमन है, तीनों में सेम एलिमेंट है, तीनों ही सॉलिड स्टेट में है, तीनों की फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम है, लेकिन बात करें अंदर कहाँ पर आया, डिफरेंस कहाँ पर आया, इनके अंदर की स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टी है, जो इनके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो हर एक की अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। ओके डायमंड, ग्रेफाइट एंड मेरा फुलरीन। ओके तो ये 3 क्या है मेरे कार्बन के मेन एलोट्रॉप्स मेरे पास होते हैं। ओके तो ध्यान रखना एलोट्रॉप्स में क्या होता है, फिजिकल स्टेट सेम रहती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल बिहेवियर अलग अलग होता है। इनकी जो अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है ना, अंदर के अंदर जिसमें एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिस फॉर्म में वो जुड़ते हैं वो फॉर्म पूरा अलग अलग रहता है, ये मेरा इनमें डिफरेंस करने का तरीका बनता है। ओके चलिए अब बात करेंगे छोटे से क्विज पर, देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज / एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी तो अभी जस्ट हमने देखा ही था कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या क्या होते हैं, एलोट्रॉप क्या हुआ, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एलोट्रॉप बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास फिजिकल स्टेट सेम रहती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। हम जानते हैं कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलरीन भी होता है, यानी कि तीनों, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, चिंता मत करना, अभी तक आपको आई होप सभी को सिंपल ही लगा होगा। ओके और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है और आई होप सभी को ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, सबको मजा आया होगा, बढ़िया वाला। ओके तो इजी ही रहेगा, चिंता मत करना, और कोई डाउट आए तो आप अपने भास्कर भैया से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर तरीके से गाइड करने का भी थ्रू आउट योर ऑल 11, 12 और जेईई नीट की जर्नी पर भी। ओके चिंता मत करना। ओके तो अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करना बढ़िया वाली। ओके कोई भी डाउट आए आप मेरे से इंस्टा पे पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हो, कोई डाउट हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करके रखना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को जरूर बताना एंड इंस्टा पे प्लीज कनेक्ट रहना सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।